मैं फिर से आ गई हूँ एक नई दिलचस्प कहानी के साथ, आपको डराने, आपकी रूह तक डर को महसूस कराने। ये भी एक सच्ची घटना है। कहानी या सच, ये सिर्फ आप तय करते हैं। और हाँ, अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिएगा, कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। क्या हो जब आपकी आसान सी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ जाए, जब आप ये समझ ना पाए कि जिस इंसान के साथ आपने अपने सफ़र का कुछ हसीन पल बिताया है वो असल में इंसान ही नहीं है। तो आइए एक ऐसी ही दिलचस्प डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी उस वक्त की है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोग खेतों पे डिपेंड रहा करते थे। ऐसे ही किसी गांव में मदन रहा करता था और मदन के बड़े भैया, भाभी, 2 बच्चे। माँ बाप का साया मदन के सर से बहुत पहले ही जा चुका था। उस समय पढ़ाई लिखाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। बड़े भैया के साथ अधिकतर समय मदन का खेतों में ही बीता करता था। पर कहते हैं ना, कुछ हादसों पर किसी का जोर नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ था मदन के साथ। उस शाम को जब मदन अपने घर को लौट रहा था खेतों से, तो अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने देखा एक पेड़ के पास एक लड़की सर को पल्लू से ढके हुए रो रही है। मदन ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने उसी तरीके से मदन को जवाब दिया, बाबू मैं बहुत थक गई थी तो सोचा थोड़ा बैठ लूं और अपनी किस्मत को रो रही थी। क्या करूं, अकेली हूं ना, और अकेली जान वो भी लड़की, बहुत मुश्किल है जीना। थक गई हूं ऐसी ज़िंदगी से। और ये कहते हुए उसने मदन की तरफ देखा। सर से पल्लू हट चुका था। उस ढलती हुई शाम में मदन को एक खूबसूरत सा चेहरा दिखा। इतनी खूबसूरत लड़की मदन ने कभी नहीं देखी थी। वो तो जैसे मोहित ही हो चुका था। उसने एकटक उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कहाँ से हो, किस गांव से? वो लड़की कहती है, मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, बस एक सहारा ढूंढ रही हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। मदन ने कहा, बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा भी इस दुनिया में मेरे बड़े भैया के अलावा कोई नहीं है और खेतों में ही काम करके हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, सच इस पूरे गांव में तुम्हारी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी मैंने। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और साथ में एक शर्त रखा कि शादी के बाद या कभी भी आप मुझसे मेरे बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। मदन उस बात को मान गया। घर में उस लड़की को लाया तो किसी को आपत्ति भी नहीं हुई। भैया भाभी भी खुश हो गए और धूमधाम से दोनों की शादी भी करा दी। गांव में ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लोग काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे मदन अपने संसार में रम गया
और साथ में उसकी पत्नी रूपा नाम बताया था उसने। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। रूपा हर चीज़ में माहिर थी, हर किसी का ख्याल रखना। गांव वाले तो मदन की किस्मत पे इतराते थे, लेकिन सबसे आश्चर्य बात ये थी कि रूपा जल्दी किसी के सामने नहीं आती थी, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी। हाँ, कभी सामना हो जाए तो इज्जत ज़रूर करती थी और हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी। सभी को मदन की पत्नी या तो बहुत अच्छी लगती थी या तो बहुत ही सवालिया लगती थी। धीरे धीरे मदन की काफ़ी तरक्की होने लगी, पैसे की मानो बरसात होने लगी। सभी को बहुत आश्चर्य होता। कुछ लोग उसे लच्छनमान भी कहते थे और कुछ लोग बड़े ही शंका की दृष्टि से रूपा को देखते थे। शादियों में भी वो कभी शामिल नहीं होती थी, वो अक्सर अपने घर में रहा करती थी। इस बीच उसने मदन को खुशखबरी दी कि आप बाप बनने वाले हो। मदन मानो फूले नहीं समा रहा था और वो दिन भी आ गया जब रूपा की डिलीवरी थी। दर्द से छटपटा रही थी। मदन ने कहा, रुको, मैं बगल वाली काकी को बुलाकर लाता हूँ, वही बच्चे पैदा करवाती हैं, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। रूपा ने कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं खुद ही बच्चे को जन्म दूंगी, बस किसी को मत बुलाना और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस कमरे के बाहर ही खड़े रहना। मैं जो जो सामान मांगूं बस उतना ही बढ़ाते जाना। मदन को बहुत आश्चर्य लगा, फिर भी क्या न करता। पत्नी के कहे अनुसार वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो कमरे में चिल्ला रही थी और बीच बीच में गर्म पानी, कपड़े ये सब की मांग कर रही थी, जिसे मदन चौखट पे लाकर रख दिया करता था। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर मदन समझ गया था कि इस दुनिया में नए मेहमान का आगमन हो चुका है। दोनों ट्विंस थे, बेटे। मदन खुशी से पागल हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत बच्चे थे उनके। मदन ने कहा कि मैं किसी को हेल्प के लिए रख लेता हूँ, दो बच्चे हैं, रूपा तुम अकेले नहीं कर पाओगी। पर रूपा ने मदन की एक नहीं मानी और अकेले ही डिलीवरी के दूसरे दिन से ही वो वापस काम करने लगी। घर का देखभाल, बच्चों का। पता नहीं क्यों अब मदन को भी रूपा बड़ी अजीब सी लगने लगती। कभी कभी मदन देखता रात में रूपा बिस्तर पे नहीं है, कभी उसे बाहर की ओर देखता, कभी कभी उसे खिड़की के पास से अन्यासी आसमान की तरफ देखते हुए पकड़ा था मदन ने। एक दिन उसने पूछा, क्या बात है रूपा, तुम बीमार भी नहीं पड़ती, तुम्हें कभी किसी की याद भी नहीं आती, ना तुम किसी से मिलती जुलती हो, तुम्हें शारीरिक कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, ना तुम्हारी उम्र बढ़ती है, ऐसा बड़ा ही अटपटा सा है। रूपा हंसने लगती है, कहती है, क्यों, आपको मेरे साथ डर लगने लगा है? वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक दोपहर बिना बताए मदन अपने घर आया, देखने कि रूपा और बच्चे ठीक तो हैं। चाहे रूपा जितना भी अकेले सब कुछ संभाल ले, लेकिन मदन को हमेशा उसकी चिंता रहती थी। चुपके से दरवाज़ा खोला और देखा रूपा बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। वो रूपा के पास गया और उसने सोचा, क्यों ना खुद से ही उसके पैरों की मालिश कर दूं,
थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये सोचकर वो धीरे से तेल का मलिया लेकर आया और जैसे ही उसने अपनी पत्नी के पैर के पास की साड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि रूपा के पैर उल्टे थे। अब मदन को समझते देर नहीं लगी कि रूपा इंसान नहीं है, वो कुछ और है। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद रूपा को लगा जैसे कोई आया था। वो झटपट उठ गई और बाहर जाके कमरे में देखा तो मदन बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे आप कब आए? मुझे पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, वो मैं भी खेतों में बहुत थक चुका था, मन नहीं लग रहा था, इसीलिए घर वापस आ गया और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो सोचा आज आराम कर लूं। रूपा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कुछ बना देती हूँ और अपने लिए भी, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मदन कहता है, हाँ ठीक है, और ये कह के वो चुपचाप अंदर वाले कमरे में आके लेट जाता है।